नमस्कार, एसी परिवार के आप सभी सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत है ईएसआई एक्ट के एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में। यह हमारा इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड। जो पैसे हमारे पास आते हैं ईएसआई फंड में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा द कॉरपोरेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक मिनट आप सोचें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द कॉरपोरेशन। यानी कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल है ईएसआई फंड के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन मेड अंडर द ईएसआई एक्ट आर क्रेडिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स। जो ईएसआई एक्ट के थ्रू जो कंट्रीब्यूशन आते हैं वो कंट्रीब्यूशन क्रेडिट कहाँ पर होते हैं, कौन से फंड में होते हैं? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड या फिर मेडिकल वेलफेयर फंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following source is not permitted for contributions to the ESI fund? इनमें से ऐसा कौन सा सोर्स है जो कि ईएसआई फंड में कंट्रीब्यूशन के लिए परमिटेड नहीं है? देखते हैं ऑप्शंस। डोनेशन फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस, ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड नेक्स्ट फॉरेन एनजीओ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। आप ऑप्शंस को देख रहे होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉरेन एनजीओ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। नेक्स्ट, अंडर द ईएसआई एक्ट द कॉर्पोरेशन इज अलाउड टू एक्सेप्ट ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम। इनमें से किससे ग्रांट एक्सेप्ट कर सकता है ईएसआईसी? ऑप्शंस देखते हैं। प्राइवेट कंपनीज ओनली, क्या केवल प्राइवेट कंपनी से? नहीं, प्राइवेट कंपनी से एक्सेप्ट कर सकते हैं बट केवल प्राइवेट कंपनी से नहीं, इसलिए आंसर गलत है। नेक्स्ट, फॉरेन एम्बेसीज। नेक्स्ट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज एंड इंडिविजुअल्स। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट रेगुलेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल्स। इनसे ग्रांट एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड अकाउंट मस्ट बी मेंटेन्ड विथ। कहाँ मेंटेन किया जाता है? जो फंड अकाउंट है हमारा वो कहाँ मेंटेन होता है? क्या एनी कॉर्पोरेट बैंक, क्या किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में हो सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी बैंक अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी, या ओनली नेशनलाइज्ड बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, या तो आरबीआई में या फिर ऐसा कोई भी बैंक जो कि अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड किसी बैंक में भी इस फंड को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट, विच बॉडी इज एम्पावर्ड टू ऑथराइज ऑफिसर्स टू ऑपरेट द ईएसआई फंड अकाउंट। जो ईएसआई फंड अकाउंट है उसे ऑपरेट करने के लिए किसी व्यक्ति को ऑथराइज करना है, यानी किसी ऑफिसर को ऑथराइज करना है, तो कौन एम्पावर्ड है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टैंडिंग कमिटी विद द कॉर्पोरेशंस अप्रूवल, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टैंडिंग कमिटी विद द कॉर्पोरेशंस अप्रूवल। यानी स्टैंडिंग कमिटी कॉर्पोरेशन के अप्रूवल के बाद वो एम्पावर्ड हो जाता है कि किसी ऑफिसर को ऑथराइज करे कि ईएसआई फंड अकाउंट को ऑपरेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an authorized expenditure from the ESI fund? इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर है जो ऑथराइज नहीं है? ऑप्शंस, पेमेंट ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स टू इंश्योर्ड पर्सन, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल, ग्रांटिंग प्रपोजल लोन्स टू इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स, सैलरीज ऑफ कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय। अब आपको पता है इनमें से, अब ऑप्शन देखकर बता सकते हैं। पेमेंट ऑफ मेडिकल बेनिफिट होता ही है, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल ये भी होता है, सैलरीज भी पेड किए जाते हैं, बट ग्रांटिंग पर्सनल लोन नहीं दिए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, which clause under section 28 allows for payment of staff salaries and administrative expenses from the ESI fund? इसके ऑप्शंस है क्लॉज 1 यानी 28(1), 28(2), 28(3) एंड 28(4). इन सारे क्लॉज की चर्चा हमने पहले डिटेल में अपने वीडियोज में किए हैं, एक्ट के वीडियोज में, बट फिर भी यहाँ शॉर्ट में मैं बता देता चलूँ। क्लॉज 1 यानी 28(1) पेमेंट ऑफ बेनिफिट होता है एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड होता है, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी क्लॉज 28(1) कहता है कि एक्सपेंडिचर पेमेंट ऑफ बेनिफिट में या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जा सकता है। क्लॉज 2 कहता है कि फी एंड अलाउंसेस किसके, तो जो हमने बडी देखे हैं जैसे कॉरपोरेशन बडी, स्टैंडिंग कमिटी बडी, फिर हमने मेडिकल बेनिफिट काउंसिल देखे हैं, रीजनल बोर्ड्स देखे हैं। इन कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके फीस एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे। क्लॉज 3 रिलेटेड है सैलरी एंड अदर अलाउंसेस से, सैलरी एंड अदर अलाउंसेस। एंड क्लॉज 4 कहता है कि जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं उनको इस्टेब्लिश करना और उनका मेंटेनेंस। इसका सही आंसर क्या होगा कि 28 अलाउज किस चीज को अलाउ करता है, पेमेंट ऑफ स्टाफ सैलरीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ESI फंड मे बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट। हमने पीछे देखा मेडिकल ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट अंडर विच क्लॉज ऑफ 28, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 28(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड थ्रू ESI फंड एक्सटेंड टू, कहां तक एक्सटेंड किया जाता है? क्या ऑल इंडियन सिटीजन्स पर, इंश्योर्ड पर्सन्स एंड देयर फैमिलीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली या रिटायर्ड एम्प्लॉयज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंश्योर्ड पर्सन्स एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशंस टू लोकल अथॉरिटीज और प्राइवेट बॉडीज फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर। जैसा कि आपको पता है मेडिकल केयर ESIC खुद भी प्रोवाइड करती है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराती है, टाई अप हॉस्पिटल्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं और PMJY हॉस्पिटल्स के थ्रू भी किए जाते हैं। उन लोकल अथॉरिटीज को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमें देना पड़ता है। इन्हें जो कंट्रीब्यूशन पेमेंट किए जाते हैं वह मस्ट बी क्या अप्रूव्ड होने चाहिए, किससे होने चाहिए? ये ऑप्शंस में पूछे जा रहे हैं। क्या अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, क्या मेड इन द इमरजेंसी सिचुएशन ओनली, अंडर अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद द कॉर्पोरेशन, या फिर पेड एज वॉलंटरी ग्रांट्स? किसके तहत पेमेंट होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंडर अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद द कॉर्पोरेशन, यानी कॉर्पोरेशन के साथ उनका एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है और उसे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसे कंट्रीब्यूशन का पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन अकाउंट, कॉर्पोरेशन अकाउंट के ऑडिटिंग की बात है, जो ऑडिट किए जाते हैं, इज एन एक्सपेंसेस ऑथोराइज अंडर विच प्रोविजन? किस प्रोविजन के तहत जो कॉर्पोरेशन के अकाउंट है उसके ऑडिट पर एक्सपेंस करने के लिए इम्पावर्ड किया जाता है? क्या क्लॉज 4, 5, 6, 7? यहाँ एक चीज छूटा हुआ है, क्लॉज जो दिया गया है यह 28 का है, यानी 28(4) या 28(5), 6 या 8। तो ये था। देखते हैं इसमें डिटेल में क्या किसका क्या मतलब है। तो क्लॉज 4 क्या कहता है? हमने पीछे देखा है 28(4) जो क्लॉज है वो कहता है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस पर एक्सपेंस किए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लॉज जो 5 है 28(5), यह पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडी अथॉरिटीज जो कि मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं उन्हें कंट्रीब्यूशन पेमेंट करने का चार्ज देने की बात करता है, जबकि क्लॉज 6 जो है वो कॉस्ट ऑफ ऑडिट
की बात करता है, यानी कॉस्ट ऑफ ऑडिट पेमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किए जाएंगे। इस तरह हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्लॉज 28(6). नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज explicitly permitted under section 28? Investment in financial securities, expenditure on ESI code, direct cash assistance to workers and marketing and advertising campaign। तो इसमें से क्या 28 के अंदर परमिटेड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर ऑन ESI कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर्स फॉर इंश्योर्ड पर्सन्स यानी IP इज परमिटेड, किस लिमिट तक परमिटेड है? विदाउट रेस्ट्रिक्शंस या ओनली फॉर दोज अबव 60 ईयर्स, विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशंस, ओनली विथ एम्प्लॉयर्स अप्रूवल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विद इन द लिमिट एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ESI फंड कैन बी यूज्ड for any other purpose not specified in section 28। क्या ऐसा कोई एक्सपेंडिचर किया जा सकता है जो कि 28 में स्पेसिफाई नहीं किया गया है? यदि किया जा सकता है तो किस कंडीशन में किया जाएगा? अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय द कॉर्पोरेशन विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेक्स्ट परमिटेड बाय द हाई कोर्ट, नेक्स्ट सैंक्शन बाय द स्टैंडिंग कमिटी अलोन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अप्रूव्ड बाय द कॉर्पोरेशन विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथराइज्ड टू प्रिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड स्पेंडिंग लिमिट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 28A? अब यहाँ से दो क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है? तो 28A होगा, और इसके लिए ऑथराइज कौन है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉर्पोरेशंस ऑब्लिगेशन कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए इंश्योर अ फिक्स्ड परसेंटेज इज स्पेंट एनुअली, अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑल टुगेदर, रिमेन्स विद इन द लिमिट एंड सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड नेक्स्ट है मैच एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेंडिंग विथ एम्प्लॉयज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिमेन विद इन द लिमिट, लिमिट को ध्यान में रखते हुए, सेट बाय द CG सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द ESI एक्ट empowers द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द टाइप एंड लिमिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? हमने पीछे देखा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 28A। नेक्स्ट क्वेश्चन, the corporation is allowed to acquire, hold and dispose of property subject to central government conditions under किस सेक्शन के अंदर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्शन 29(1). नेक्स्ट, अंडर विच प्रोविजन कैन द कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट सरप्लस फंड दैट आर नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड? अब हम इन सारे सेक्शन का काफी डिटेल में चर्चा किया है पीछे के वीडियोज में, यहाँ हम सिर्फ रिवीजन सीरीज चला रहे हैं और आपके लिए MCQ प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर होने वाला है सेक्शन 29(2). इसमें कहा गया है कि कॉर्पोरेशन अपने उस फंड को, सरप्लस फंड को इन्वेस्ट कर देगी जो कि इमीडिएटली रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑथराइज द कॉर्पोरेशन टू रेज लोन्स विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्शन 29(3). नेक्स्ट, द कॉर्पोरेशन मे कंस्टिट्यूट अ प्रोविडेंट और अदर बेनिफिट फंड फॉर इट्स स्टाफ अंडर विच सेक्शन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्शन 29(4). ये सारे इंपॉर्टेंट है, 29(1), 29(2), 3, 4, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच सेक्शन डील विथ वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी? वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन? इसका सही आंसर होगा सेक्शन 30 ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ द कॉर्पोरेशंस एनुअल बजट। अब यहाँ बात है एनुअल बजट का। टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गवर्न्ड बाय, किस सेक्शन के तहत गवर्न होता है? यहाँ कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शन है सेक्शन 35, 32, 34, 37। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सेक्शन 35 रिलेटेड था एनुअल रिपोर्ट से, जबकि हमारा 32 एनुअल बजट से रिलेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बजट सबमिट किया जाता है से रिलेटेड है। एंड 34 ऑडिट से रिलेटेड है। ऑडिट किसके द्वारा? तो बाय CAG। एंड लास्ट था सेक्शन 37, ये है वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लिएबिलिटीज। कॉर्पोरेशन के जो एसेट है उसके वैल्यूएशन से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर होगा, एनुअल बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट अकाउंट का मेंटेनेंस करना बाय द कॉर्पोरेशन इज मैंडेटेड अंडर, कौन से सेक्शन के अंदर? हमने अभी 32 देखा, 34 भी देखा, 33 क्या था? 33 हमारा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 33 में करेक्ट अकाउंट को मेंटेनेंस की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर द ऑडिट ऑफ द कॉर्पोरेशंस अकाउंट बाय द CAG ऑफ इंडिया? अभी हमने पीछे इसको देखा था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्शन 34। नेक्स्ट, व्हाट राइट्स डज द CAG हैव ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस? जब ऑडिट हो रहा होता है इस टाइम CAG को कौन सा राइट मिला हुआ है? टू रीएलोकेट फंड्स, या फंड को रीएलोकेट कर सकता है। टू डिमांड डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्पेक्ट कॉर्पोरेशन ऑफिसेज, या फिर टू अपॉइंट कॉर्पोरेशन स्टाफ। नेक्स्ट, टू मॉडिफाई द एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकता, कॉर्पोरेशन स्टाफ को अपॉइंट भी नहीं कर सकता और फंड को रीएलोकेट भी नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? तो डिमांड डॉक्यूमेंट को मांग सकता है, एंड इंस्पेक्ट कॉर्पोरेशन ऑफिसेज, कॉर्पोरेशन के ऑफिस को इंस्पेक्ट कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द कॉर्पोरेशन मस्ट सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट। यहाँ एनुअल रिपोर्ट की बात है, किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये किस सेक्शन के अंदर होता है? हमने अभी देखा कि जो सेक्शन 35 है वो एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेक्शन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट? सेक्शन 36 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के समक्ष कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखे जाने चाहिए? क्या ओनली एनुअल रिपोर्ट, बजट एंड एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, या फिर एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटेड अकाउंट, ऑडिट कमेंट्स एंड अप्रूव्ड बजट, या फिर परफॉर्मेंस रिव्यू एंड एम्प्लॉय लिस्ट? तो पार्लियामेंट को ऑप्शन सी में लिखे गए सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, एनुअल रिपोर्ट भी, ऑडिटेड अकाउंट भी, ऑडिट कमेंट्स भी एंड अप्रूव्ड बजट भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन मस्ट द कॉर्पोरेशन हैव इट्स एसेट्स एंड लिएबिलिटीज वैल्यूड अंडर सेक्शन 37? आपके लिए यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेक्शन 37 किससे रिलेटेड है? तो एसेट एंड लिएबिलिटी से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या एनुअली, एवरी 3 ईयर्स, 5 ईयर, या फिर 10 ईयर? तो सेक्शन 37 कहता है कि कॉर्पोरेशन अपने प्रॉपर्टी का, एसेट का एंड लिएबिलिटीज का एक वैल्यूएशन करेगा और एवरी 3 ईयर्स पर करेगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स लाइक एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, वेजेज इत्यादि, इनका डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 4, 5, 2 या फिर सेक्शन 10 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्शन 2। हम इस सेक्शन की चर्चा पहले वीडियो में भी कर चुके हैं, यह आपके लिए दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 2 डिफाइन द एम्प्लॉय? एम्प्लॉय को किस में डिफाइन किया गया है? आपको पता है सेक्शन 29 एम्प्लॉय को डिफाइन करता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सबसेक्शन द टर्म एम्प्लॉयमेंट इंजरी डिफाइंड। अब एम्प्लॉयमेंट इंजरी को किसमें डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 2(8) है। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 का सब सेक्शन आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी पीई की बात की जा रही है, तो पीई को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा सेक्शन 2(17). नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 2 डिफाइन फैक्ट्री। फैक्ट्री को किसमें डिफाइन किया गया है, तो फैक्ट्री को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(12) में। हमने इसे अच्छे से देखा था अपने रेगुलर वीडियो, जो कि एक्ट का वीडियोज है, ऑलरेडी अपलोडेड है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वेजेज। वेजेज को किसमें डिफाइन किया गया है, तो वेजेज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 222 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज प्रोवाइडेड अंडर। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की बात है कि ईएसआईसी को किस सेक्शन के अंदर इस्टेब्लिश करने का एम्पावर किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्यूटीज। किसकी बात की जा रही है, ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। किस चीज की, तो MBC यानी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का। वो किस सेक्शन के अंतर्गत है, तो वो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सेक्शन डीलिंग विथ कंट्रीब्यूशन टू द फंड इज। कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रावधान किसमें है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 39। सेक्शन 39 कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ एक्सपेंसेस फॉर विच द ESI फंड कैन बी यूज्ड आर स्पेसिफाइड। हमने पीछे देखा है कि किस किस मद में खर्च किए जा सकते हैं ESI फंड को, कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन 28 में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डिफाइन द लिमिट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हमने अभी देखा सेक्शन 28A। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन एक्वायर, होल्ड एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, एक्वायर करने का और होल्ड करने का, यह पावर किसके अधीन मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 29। नेक्स्ट, बजट प्रिपरेशन एंड सबमिशन। आपको पता है बजट तैयार करके उसे सबमिट किया जाता है कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो किस सेक्शन के अंतर्गत है, इसका राइट आंसर है ए, सेक्शन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द कॉर्पोरेशन। अभी हमने देखा इसे भी पीछे। इसका राइट आंसर है सेक्शन 33। हमने इसी वीडियो में पीछे इन चीजों को देखा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेशन अकाउंट बाय द CAG, ये किसमें था। इसका राइट आंसर है सेक्शन 34, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ द कॉर्पोरेशन एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये किसमें था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेइंग ऑफ द बजट अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स बिफोर पार्लियामेंट इज डील विद इन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 36। अभी हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये पहले हमारे एक्ट वाले चैप्टर में भी आया था और अभी जस्ट पीछे एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लिएबिलिटीज, ये भी हमने देखा है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 37। नेक्स्ट, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, द सेक्शन डीलिंग विथ वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द कॉर्पोरेशन इज, ये होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 30। इसका राइट आंसर होगा। अब हमने ये MCQ का तीसरा सीरीज समाप्त किया है। यदि आपको यह पसंद आ रहा है और आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब आपकी तरफ से तो बनता है। थैंक यू।